अगर आप यूपी बोर्ड 2025 का हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप भी हिंदी में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में आपको ऐसी 60 ट्रिक्स और ऐसे टर्म्स बताएंगे जिससे आप भी हिंदी में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिंदी का पेपर है और इसी में से यूपी बोर्ड का पेपर है। इसी में आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। और ये आप देख सकते हैं बच्चे की कॉपी है जिसमें हिंदी में इसके 100 मार्क्स आए हैं। आप देख सकते हैं बच्चे ने कितने जो है विधिवत तरीके से लिखा है, एकदम सुसज्जित तरीके से। राइटिंग बहुत अच्छी है इसकी और जो है एकदम स्पष्ट लिखा है, एकदम स्पष्ट, कोई काटा पीटी नहीं की है और एकदम क्रमबद्धता के साथ लिखी गई है कॉपी। आप एक बार देख सकते हैं, एकदम जीवन चरित्र लिखा है तो उसमें सारी हेडिंग्स डाली हैं जिस तरीके से लिखना है। तो इसमें देखो, इसको फुल में से फुल मार्क्स मिले हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको जो एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएंगी। देखिए, जब भी आप हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है प्रश्नों की क्रमबद्धता का, कि प्रत्येक प्रश्न को जो है सीरियल वाइज करना है। पहले पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अगर आप इस तरीके से आप करते हैं तो इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एकदम क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, देखो इस बच्चे ने पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डाला है, फिर उसके सारे प्रश्न किए हुए हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है जैसे खंड का, तो बच्चे ने डाल दिया है ऊपर खंड का, आपको अब दिख रहा होगा, सॉरी, ये खंड का, देखो यहाँ पे खंड का। और ये देखो 5 प्रश्न आएंगे आपके, किसके, गद्य के आएंगे 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। तो कोशिश ये करनी है कि आप 5 में से 5 सही कर दें। और ऐसे ही आपके जो है फिर पद्य में आएंगे 5 में से 5 आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये देखिए बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से पहले क्या किया है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डाल दिया है, फिर खा डाला है, फिर गा डाला है, फिर घा और यहाँ। आप जब पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप बहुत सारी त्रुटियां कर सकते हैं, इसलिए आज हम आपको सारी बातें बताएंगे जिससे आप हिंदी में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरा पेपर करके आ जाते हैं और फिर भी जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, फिर कहते सर कर तो पूरा आए थे, मार्क्स नहीं मिले। तो आप कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, जैसे एग्जामिनर क्या करता है, आपके मार्क्स काट लेता है। अब जैसे ये था प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या गलती की है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। यहाँ डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, हालांकि उसका आंसर सही है, लेकिन इसमें ये कर सकता था कि यहाँ पे लिखना चाहिए था सेकेंड और क विवचन सुधा, इसका आंसर क्या है, सही है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ डाल रहे हो, आंसर यहाँ लिख रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात कि नहीं। जैसे ये पहला था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, कवि वचन सुधा, ऐसे ही आंसर है। तो यहाँ पे आपने जैसे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, तो इसके नीचे लिखिए ना, समझ में आया, इसके नीचे 1 का, तो इसके नीचे आंसर यहाँ पे लिखिए। ऐसा थोड़ा प्रश्नोत्तर यहाँ डाल रहे हैं, आंसर यहाँ लिख रहे हैं। हालांकि आंसर सही है तो मार्क्स तो मिलेगा ही। ठीक है, कोई निबंध नहीं लिखा है, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आगे बच्चे ने, देखो एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है ए, दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव सारे सही किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जो है 5 मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं और 5 मार्क्स यहाँ पे, 10 मार्क्स हो गए बच्चे के इसके। अब जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 होगी, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम में पेपर मिले, एक बार क्या करना है, पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है, क्या हमको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्रमबद्धता, सीरियसन अच्छी बात है, अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रश्न नहीं आपको आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, उसको बाद में करना है। पहले वो करना है जो आपको आ रहा होगा, उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब एग्जामिनर करता चला जाएगा कि अरे बच्चे ने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, सारे बच्चे सही कर रहा है, तो फिर अगर लास्ट में थोड़ा बहुत गलत भी लिखा होगा तो उसमें भी एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे देता फ्लो में। याद रखनी है, पहले जो आ रहा है वही करना है। ठीक है, हालाँकि हिंदी में सारे बच्चों को आता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये था, क्या कह रहा था, निम्नलिखित में गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा क्या था, गद्यांश 1 दिया होगा आपको। ठीक है, याद रखना है, और ये 10 नंबर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये गद्यांश दिया होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उसका 1 बाय 1 आंसर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 मार्क्स होगा, ये याद रखना है। 3rd नंबर पे जो है गद्यांश आता है आपका। तो देखो बच्चे ने क्या किया है, हमने कौन सा गद्यांश, एक तो ये है और फिर अथवा में लिखा हुआ है ए वाला गद्यांश। ये देखो, अशोक का वृक्ष मनोहर, और इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी गद्यांश करना हो उसका क्या करना है, संकेत डाल देना है।
आप जो भी गद्यांश करेंगे उसका संकेत डाल देना है। इससे दो फायदे हैं, एक तो एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने ए वाला गद्यांश किया हुआ है या ए वाला गद्यांश किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने इस वाला गद्यांश को किया हुआ है, तो सबसे पहले डाल दिया अशोक का वृक्ष, और पहला पूछा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए कि किस पाठ से लिया गया है और इसका शीर्षक क्या था और लेखक क्या था। तो एकदम लिखा कि अशोक का फूल, और लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब पाठ का शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम क्या था। ठीक है, तो बच्चे ने देखो एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। फिर इसके कह रहा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे उसने अच्छे से व्याख्या की है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको यही मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा ये वाला आंसर। समझ में आ रही बात है? तो बच्चे ने खूब अच्छे से लिखा कि अशोक का वृक्ष उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। बात समझ में आ रही है? ये देखो यहीं पे दिया आंसर है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि वाले हायर आंसर कहाँ से लिखेंगे, आपको दिया होगा और उसी पैराग्राफ से आंसर को लिखना है। तो ये तो कर लेंगे आप, बहुत अच्छे से लिखना है। फिर जो हमारा होता है 4 नंबर। अच्छा, दूसरी बात अब याद रखनी है आपको, क्या कि नीले और काले ब्लैक पॉइंट का यूज़ करना है। नीले और काले ब्लैक पॉइंट का क्या करना है? आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो जेल पेन अलाउड नहीं है। नीले और काले, देखो यहाँ पे जैसे ये भी क्या है, एक बॉल पॉइंट पेन है, नीला है। ठीक है, तो आप जो है नीले और काले ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो भी यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इसके लिए जो आप चाहें तो स्केच का यूज़ कर सकते हैं। स्केच यूज़ करते हैं तो अच्छा बात है, मोटा मोटा दिखेगा एग्जामिनर को अलग से। बात समझ में आ रही है? और एक बात ये याद रखनी है कि आप जो है ऐसे लाइनें खींच लेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको एग्जाम में कॉपी मिले, रोल नंबर डालना है, आपको 10 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि हम तो साहब अलीगढ़ से आए हैं, हम तो पेपर के 5 मिनट बाद जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तुरंत जाना है 10 मिनट पहले, और क्या करना है, कॉपी पे स्केल से क्या कर लेना, लाइन ड्रा कर लेना है। इससे एक बात ये है, नहीं तो आप हो सकता है कि यहाँ से शुरुआत कर दें लिखने के लिए, कॉपी से लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले से ही आपको लाइन खींच के रख लेना है। दूसरी बात ये है कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब तीसरी बात, जितना भी संभव हो स्पष्ट लिखें। देखो बच्चे ने एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, इसने कोई गलती नहीं की। अगर थोड़ा स्पष्ट लिखा है, थोड़ा गलत भी लिख जाए तो उसको गलत लिखा रहने दो, लेकिन काटने का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर कहता है कि अरे यार ये तो भूल गया। तो आपको याद रखना है, एकदम साफ़ सुथरा लिखना है और कहीं पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, एकदम साफ। आप देख सकते हैं कहीं पे बच्चे ने कोई भी कटिंग नहीं की है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से चौथी बात आपको ये याद रखनी है, क्या कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रश्न को छोड़ कर चले आए, इससे तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? प्रश्न को नहीं छोड़ना। मान लो कोई 5 प्रश्न ये जैसे आगे है यहाँ पे, मान लो कोई 8 नंबर का या कोई 4 नंबर का प्रश्न है या 2 नंबर का प्रश्न है, अगर आप छोड़ कर चले आए तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी लिख के, अरे हिंदी है, मैथ तो है नहीं, समझ में आ रही है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग जैसा है वैसा अगर लिख के आ रहे हैं तो आपको क्या होगा, अगर 5 नंबर का है 3 नंबर तब भी मिलेंगे, तो 3 नंबर आपके बढ़े कि नहीं तो 5 में से 5 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर जो आपके होते हैं ये जीवन परिचय, बात समझ में आ रही है? जीवन परिचय आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद का। एक बार आप पेपर में देख सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय में आपको क्या करना है बच्चों, में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप तो उसका जीवन परिचय देंगे, और जीवन परिचय देने के साथ साथ उसका क्या देंगे, साहित्यिक परिचय भी देंगे। तभी आपको क्या होगा, 3 और 2 नंबर की कैटेगरी में डिवाइड है पेपर। देखिए 3 नंबर जीवन परिचय के और साहित्यिक परिचय के 2 नंबर। तो इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है,
ठीक है। और फिर साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले उनकी रचनाएं हेडिंग डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि जयशंकर प्रसाद ने ये रचनाएं लिखी हैं। भाषा कि प्रसाद जी ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं और बाद में वो खड़ी बेली में रचनाएं करने लगे थे। शैली, इनकी कौन सी शैली थी, तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहानी आती है छठे नंबर पे, एक बार आप देख सकते हैं। ये छठे नंबर में क्या आएगी, आपकी कहानी आएगी कुछ ना कुछ लिखने के, और कम से कम 80 शब्द। बात आपको ये याद रखनी है कि जितना संभव हो सके छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है और थोड़ी सी गैपिंग को बनाए रखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ लगेगा। अब पता लगा ये कहानी लिख रहे हैं छोटा छोटा, इतने ही में आ गया तुम्हारा, तो क्या करना है कि थोड़ा सा बड़ा लिखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि जब भी आप क्या करेंगे, नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करनी है। आप क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे ने प्रश्न किए हुए हैं। अब जैसे ये वाला प्रश्नोत्तर संख्या 5 की थी इसने, तो ये पूरा जब इसने कर दिया इधर, तो फिर इधर आया साहित्यिक परिचय लिखा। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हमको प्रश्न 6 करना था। तो अगर ये आधे पेज में ख़त्म हो रहा है या आधे से कम में ख़त्म हो रहा है तो उसी में दूसरे प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका प्रश्न ख़त्म हुआ और आप यहीं से दूसरा प्रश्न शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। दूसरा लिखते लिखते कभी भी इस लाइन पे नहीं आना है, एक लाइन ऊपर ही रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर एक बात और कि प्रश्नों के बीच में स्थान रखना है, मतलब कहने का एक प्रश्न किया, एक प्रश्न करने के बाद दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा गैपिंग। यहाँ पे बच्चे ने हालांकि गैप नहीं किया है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ के करने हैं, ठीक है। ये सारी गलतियों से आपको क्या करना है, बचाव करना है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे अगर आप कॉपी लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपने बिल्कुल भी हिंदी में नहीं कुछ पढ़ रखा है तो फिर 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएँ, आप बहुत अच्छे से घर पे पढ़ते रहें। और ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताई गई हैं इनको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं, एकदम आत्मविश्वास के साथ जाएं और ये याद रखें कि आपने जो भी पढ़ा है वही आएगा, ठीक है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, अगर आपको लगा है कि आपके लिए वाकई मेहनत हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।